और ए के सिंह और आज हम अपने बीए एलएलबी और एलएलबी के कंपनी लॉ को देखेंगे। यानी कंपनी लॉ की तैयारी कर रहे हैं, जो कि आपका कहीं ना कहीं जो बीए एलएलबी के सेमेस्टर एग्ज़ाम है उसमें आपका फोर्थ सेमेस्टर में कंपनी लॉ का एक पूरा का पूरा कहीं ना कहीं पेपर दिया गया है, जिसमें हमने कहीं आपका कंपनी लॉ के निगम के बारे में जान लिया था। निगम के प्रमाण पत्र का अर्थ क्या है, निगम के बारे में सारी चीज़ें जान ली थी। निगम रजिस्टर किस तरह होता है और निगम का जन्म किस तरह से होता है, ये सारा क्वेश्चन आपको बता दिया है और इसके सारी चीज़ें आपको कहीं ना कहीं करवा दी है। आज हम जानेंगे कि जो कंपनी है, यानी कंपनी का निर्माण किस तरह से होता है, कंपनी का जो स्वरूप है, कंपनी के जो प्रकार है, कंपनी की जो पंजीकरण की प्रक्रिया है। और आपको ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट यानी कि पता होना चाहिए कि कंपनी किस तरह से काम करती है। यानी कि सबसे पहले आपसे पूछा जाएगा कि कंपनी क्या है, ठीक है। फिर क्या आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि कौन से अधिनियम के अंतर्गत, यानी कंपनी का जो अधिनियम है, कंपनी एक्ट है 2013, उसके अंतर्गत पंजीकरण किस प्रकार से किया जाता है, ये आपको क्वेश्चन देखने के लिए मिलता है। और जो भी स्टूडेंट हमारे लॉ के यानी कि एलएलबी, बीए एलएलबी और एलएलबी फोर्थ सेमेस्टर के हैं, यानी कि फोर्थ सेमेस्टर के हैं, वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर लेना चाहते हैं, सॉल्यूशन प्रीवियस ईयर का सॉल्यूशन, यानी कि 4 साल के पेपर का सॉल्यूशन, जिसमें आपको 25 का, 24 का, 23 का और 22 के इंग्लिश और हिंदी दोनों में पेपर देखने के लिए मिलेंगे। उसका सॉल्यूशन लेना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। मात्र 100 रुपये में आपको सारे पेपर देखने के लिए मिलेंगे, यानी कि 4000, 1, 2, 3, 4 और 7 पाँचों के पाँचों पेपर आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से जाकर ले सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी क्लास को। यानी कंपनी का निर्माण का स्वरूप आपको जानना है। कंपनी लॉ, सबसे पहली बात आपको पेपर में सभी जगह लिखा मिलेगा कि कंपनी एक्ट के बारे में। अगर ना पता हो तो कंपनी का जो अधिकार है, यानी कंपनी एक्ट है, तो वो 2003 के अंतर्गत अवधारणा, प्रकार और पंजीकरण के बारे में आपको जानना होता है। यानी कंपनी एक्ट कब बना, कंपनी एक्ट बना था 2013 में। सबसे अब इससे पहले आपको पता होना चाहिए, जब हम कल निगम कर की बात कर रहे थे, निगम कर बोलो, निगम के जन्म की बात कर रहे थे, निगम के प्रमाण पत्र की बात कर रहे थे, तो निगम में के प्रमाण पत्र में हमने कौन सी धारा का यूज़ करा था, यानी कि निगम की धारा के बाद, यानी कि निगम प्रमाण पत्र में हम जब रजिस्ट्रार के पास जा रहे थे, रजिस्ट्रार चेकिंग कर रहा था, तो उसमें आपने देखा होगा धारा 9 की बात हो रही थी। किसकी बात हो रही थी? धारा 9 की बात हो रही थी। और कंपनी का जो वैधानिक तरह से उसकी नींव की और विधिक व्यक्ति का जन्म जब होता है, यानी कि कंपनी क्या है, अगर आपसे क्वेश्चन आए कि क्या कंपनी एक व्यक्ति है, तो आपको लिखना है कंपनी एक विधिक व्यक्ति है, जो कि कहीं ना कहीं, क्योंकि उसके एक तरह से व्यक्ति की तरह उसे ट्रीट करा जाता है। जब आप लॉ के फील्ड में जाओगे तो जो कंपनी है उसको एक विधिक व्यक्ति के रूप में जाना जाता है। तो विधिक व्यक्ति के रूप में कैसे जाना जाएगा? व्यक्तियों का संगठन का समूह होता है। सबसे पहली बात, विधिक उद्देश्य होता है। भाई कंपनी या व्यापार आप कर रहे हो, उसका कोई उद्देश्य तो होगा कि नहीं होगा। फिर कंपनी मान्यता जो है आपकी 2003 के अंतर्गत चलती है। अब क्या कहती है धारा 2 में, जो धारा 2(20) की बात कही गई है, उसमें कहा गया है कंपनी वह जो अधिनियम के अंतर्गत निगम हो या किसी पूर्ववर्ती कंपनी के कानून के अंतर्गत गठित हुई हो, ठीक है, जो गठित हुई है उसके अंतर्गत जो चीज़ें कही गई है। अब ये सारी चीज़ें मिलकर क्या होगा, एक कंपनी का, यानी कि कंपनी को एक विधिक व्यक्ति के रूप में बनाया जाएगा। यही से आपका क्वेश्चन था जो हमने कल पढ़ा था कि निगम का प्रमाण पत्र कैसे जारी होता है, या निगम के प्रमाण पत्र से आपका क्या अभिप्राय है। निगम का प्रमाण पत्र में क्या बताया था भाई, धारा 9 के अंतर्गत भाई सारे डॉक्यूमेंट लेकर रजिस्ट्रार के पास चल जाएंगे। रजिस्ट्रार वो सारी चीज़ें देखेगा, सारे प्रमाण पत्र देखेगा। तो जब सारे प्रमाण पत्र देखेगा तो जैसे आपके बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र बनता है, जैसे आपका जन्म प्रमाण पत्र बनता है, वैसे ही क्या होगा, निगम का एक वैधानिक पत्र बनाया जाएगा, जिसे हम कहीं ना कहीं कहते हैं निगम का जन्म प्रमाण पत्र बनेगा, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। क्वेश्चन, दोनों ही क्वेश्चन एक तरह से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर आती है संरचना को मजबूती देने वाली जो मुख्य 6 बातें हैं। तो सबसे पहले बात आती है अस्तित्व की।
फिर आती है यानी पृथक संपत्ति की, शेयर की और सीमित दायित्व की और सत्ता उत्तराधिकारी की और सामान्य। भाई मान लीजिए ये ए कंपनी है, ठीक है, ए कंपनी मैंने खोल ली, ठीक है। अब मैं थोड़ी जाके बैठूंगा कि भाई मैं उसकी सारी जिम्मेदारी लूँगा, मैं क्या सारी चीज़ें करूँगा। मैंने क्या करा, एक मैनेजर रख लिया, संपत्ति के के लिए सदस्य रख लिए, शेयर बनवा लिए उसकी संपत्ति के दायित्व कि भाई ये जो पैसे की जिम्मेदारी इसके पास है, शेयर होल्डर की जिम्मेदारी इसके पास है, इसकी जिम्मेदारी। तो इस तरह से कंपनी में अलग अलग चीज़ें आपको देखने के लिए मिलेगी। सबसे पहली बात आती है जो सदस्यों के अलग अलग पहचान, यानी कि अलग अलग पहचान अपने नाम से संपत्ति को रखना और मुकदमा करने की बात आपको देखने के लिए मिलेगी, ठीक है। इसमें फिर आपको देखने के लिए मिलेगी कि जो संपत्ति आती है यानी पृथक संपत्ति, कंपनी की जो संपत्ति होती है उसके सदस्य व्यक्तिगत सदस्य संपत्ति के पूर्व अलग है, यानी कि उससे अलग माने जाते हैं। फिर आता है शेयरों का हस्तांतरण, यानी कि पब्लिक कंपनी में शेयरों का सुगम और स्वतंत्र हस्तांतरण होता है, ठीक है। फिर आता है सीमित दायित्व, सदस्यों की जिम्मेदारी उनके शेयरों के मूल तक सीमित रहती है, ठीक है। फिर आता है उसका सतत उत्तराधिकारी, भाई सदस्यों के बदलने या मृत्यु से कंपनी का क्या होगा, अस्तित्व प्रभावित नहीं होता और उसमें कहीं ना कहीं अप्रभावित के कारण उसको शेयर, यानी कि मरने के बाद भी आपने देखा होगा कि एक कंपनी है 200 साल हो गए तो उसके बाद किस तरह से चल रही है, यानी कि मेन आदमी कौन था, उसके बाद कौन आया, उसके बाद कौन आया। तो इसलिए कंपनी का क्या होता है, एंटिटी के रूप में आपको पता होना चाहिए कंपनी इस तरह से चलती है। सामान्य, यानी कि जो उनकी सामान्य मोहर, यानी कंपनी आधिकारिक पहचान जो होती है अब अनिवार्य नहीं है कि लेकिन पहले आपको पता था कि ये मोहर के रूप में मानी जाती, ठीक है। कहीं ना कहीं आजकल हम इसे कहते हैं कि भाई पहले क्या था, मोहर होनी चाहिए, पर आज के टाइम पे ये नहीं, पर रूप में मानी जाती है, ठीक है। ये सब चीज़ें आपको पता होना चाहिए। फिर आता है कहीं ना कहीं जो उसकी आवश्यकताएँ, यानी कि आवश्यकता के अनुसार कंपनी का जो ढांचा है, सही ढांचा क्या होना चाहिए। सबसे पहले आती है दायित्वों के आधार पर, भाई सीमित दायित्व की बात आती है या फिर दायित्वों के आधार पर लेके चलें, कंपनी के क्या दायित्व हैं। भाई दायित्व के सदस्यों का जोखिम सीमित होना चाहिए, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। असीमित दायित्व कंपनी, सबसे पहले क्या है भाई दायित्व में, भाई एक आ गया सीमित और एक आ गया असीमित दायित्व। सीमित दायित्व में क्या होगा, सदस्यों का जोखिम सीमित हो गया, और असीमित में क्या होगा, सदस्यों के यानी कि सदस्यों के व्यक्तिगत संपत्ति का असीमित जोखिम आपको देखने के लिए मिलता है। फिर आता है सदस्यों के आधार पर, यानी सदस्यों के आधार पर हम कहते हैं कि ये कैसी कंपनी है, ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, ये पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, ये ओपीसी कंपनी है, यानी कि वन पर्सन कंपनी है। आपने देखा होगा बहुत सी कंपनी लिखा मिलता है पीवीटी, यानी प्राइवेट लिमिटेड आपको देखने के लिए मिली। ये फिर आपका एलटी यानी कि लिमिटेड कंपनी, प्राइवेट कंपनी, लिमिटेड कंपनी, इस तरह से देखने के लिए मिलता है कि नहीं, यानी कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो गई, फिर आपका हो गया पब्लिक लिमिटेड कंपनी हो गई, फिर आपका कहीं ना कहीं ओपीसी हो गई। तो ये आपको पता होना चाहिए किस किस तरह से कंपनी देखने के लिए मिलती है। अच्छा, अब आपसे एक क्वेश्चन पूछूं, जो आप कोल्ड ड्रिंक पीते हो वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है या पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, कमेंट सेक्शन में बताइए। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है या पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, तो ये आपको पता होना चाहिए थोड़ा सा। यानी कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी क्या होती है, निजी जो स्वामित्व होता है, शेयर का हस्तांतरण प्रतिबंध होता है, ठीक है। फिर आपका आ जाता है पब्लिक लिमिटेड कंपनी, यानी कि जनता से पूंजी जुटाने की अनुमति होती है, ठीक है। फिर आता है वन पार्सल कंपनी, यानी कि एक उद्यमी के लिए निगमित ढांचा, ठीक है। फिर आता है नियंत्रण का आधार। नियंत्रण का आधार क्या है, नियंत्रण आपका, ठीक है, नियंत्रण के आधार में क्या है, होल्डिंग कंपनी। होल्डिंग में क्या है, जो दूसरे कंपनियों के नियंत्रण में भाई होल्ड करके रख रखी है दूसरों ने, ठीक है। और दूसरे वाली क्या है, यानी कि दूसरे वाली में आपको, यानी सब्सिडियरी कंपनी में क्या होता है, यानी कि जिसका नियंत्रण होल्डिंग के पास होता है, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए।
फिर आता है यानी कि पंजीकरण का जो एक तरह से लाभ है या पंजीकरण की रणनीति का लाभ है, आपको कंपनी क्यों बनानी चाहिए। कंपनी की बनाने का रीज़न ये है, मान लीजिए एक व्यक्ति है, ठीक है, आपने देखा होगा कि बहुत बड़ी बड़ी कंपनी पर एक तरह से मान के चलिए कंपनी पे जब केस चलता है तो अलग अलग व्यक्ति यानी कि उसमें व्यक्तियों के ऊपर भी आपको चीज़ें देखने के लिए मिलती हैं। तो कंपनी के बहुत सारे बेनिफिट हैं, इंश्योरेंस बेनिफिट है, जोखिम की चीज़ें हैं, पूंजी जुटाने में आसानी होती है, व्यवसाय है, विश्वसनीयता, ये अलग अलग टर्म्स हम पढ़ते हैं। ये तो चार ही हैं। बहुत सारी यानी कंपनी बनाने के लिए एक तरह से अच्छा इसलिए माना जाता है, एक व्यक्ति अपने ऊपर यानी कि पार्टनरशिप इंडिविजुअल बिजनेस करे, उससे अच्छा माना जाता है कहीं ना कहीं कंपनी बनाकर, यानी कि कंपनी बनाकर बिजनेस करना बहुत ही सेफ और अच्छा माना जाता है। क्यों? क्योंकि कानूनी पहचान हो जाती है। भाई कानूनी पहचान क्या है? भाई कोई भी बिजनेस हो, आपने कंपनी बना ली तो क्या हो गया, उसका एक प्रमाण पत्र हो गया, वो कंपनी उस व्यक्ति के नाम से यानी कि कंपनी का जन्म हो गया, कंपनी की पहचान हो गई। व्यवसाय का एक अलग कानूनी व्यक्ति के रूप में बनाया गया है जो संस्थापकों की स्वतंत्रता के रूप में कार्य करता है। यहाँ पर क्या हो गया, एक आइडेंटिटी कार्ड मिल गया, एक आपने कंपनी के नाम पे अकाउंट खुलवा लिया, आपने कंपनी के नाम पे पैन कार्ड बनवा लिया। तो क्यों? क्योंकि आपने कंपनी को रजिस्टर कर लिया है। फिर आता है सीमित जोखिम, यानी कि व्यापारिक नुकसान की स्थिति में निवेशकों और संस्थापकों और व्यक्तिगत जोखिम जो पूरे तरह से सीमित रहते हैं। ठीक है, क्यों सीमित रहेंगे भाई? जब सीमित आपने अगर मान लो कम पैसा किसका लग रहा है, कंपनी में इस चीज़ों के अनुसार पैसा लगा हुआ है। अगर आप अपना पैसा लगा, मान लीजिए मैं व्यापार कर रहा हूँ और मैंने व्यापार अपना सारा पैसा लगा के कुछ भी गड़बड़ कर दी, तो क्या होगा, कंपनी का लॉस नहीं, मेरा लॉस सारा होगा। अब यहाँ पर क्या है, पैसा मैंने उधार ले रखा है, पैसे जुटा रखे हैं, वो सारी चीज़ें आपको जोखिम से बचा देती हैं और कहीं ना कहीं इंडिविजुअल नुकसान आपके से बच जाते हो। फिर आती है पूंजी जुटाने में आसानी होती है। भाई शेयर जारी करने से और आपकी जो चीज़ें हैं यानी कि पैसे लेने में, पैसे जुटाने में, कि भाई मेरी ये कंपनी है, मैं इतने का टर्नओवर दे दूंगा, इतना प्रॉफिट दे दूंगा, आप मुझे इतने शेयर यानी कि इतना पैसा दे दो, इतनी ही चीज़ें दे, तो क्या है, पूंजी जुटाने में आपको आसानी हो जाएगी। ठीक है, व्यवसायिक यानी कि विश्वसनीयता हो जाती है जब भी एक कंपनी, ठीक है, कंपनी के नाम हो जाता है, कंपनी की पहचान होती है, तो क्या हो जाती है, यानी कि पंजीकृत कंपनी का संरचना और ग्राहकों की और उसकी जो बैंक में पहचान है, या फिर बैंक से लोन लेने के लिए, या फिर आप किसी भी कंपनी को रजिस्टर कर रहे हो, या फिर आप कंपनी को बाहर किसी विदेश में भेज रहे हो, यानी कि विदेश में इंडिविजुअल आदमी को अगर लेके चले तो कोई भी ये सोचेगा कि भाई इंडिविजुअल आदमी भाग जाएगा, फ्रॉड कर देगा। अगर आप कंपनी के थ्रू चीज़ों को लेके चलते हो तो कंपनी में कहीं ना कहीं ये माना जाता है कि भाई कंपनी रजिस्टर है, भारत सरकार के अधीन है, कुछ भी होगा तो हमारे यानी कि सरकार मदद करेगी, तो इसलिए कंपनी का विश्वसनीयता की बात मानी जाती है। फिर आता है MCA और आपका जो इसकी, ठीक है, यानी कि वैधानिकरण का प्रवेश द्वार। अब ये क्या है, यानी कि ये उद्योग है। अब आप यहाँ से सीढ़ी पार कर रहे हो MCA की। MCA क्या है, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स की, यानी कि भारत में जो कंपनीज एक्ट है 2013 के अंतर्गत सभी कंपनियों का जो प्रशासन और पंजीकरण सभी यानी कि जो भी कंपनी है उसमें क्या करना है, मंत्रालय के माध्यम से होता है। यानी कि जो मंत्रालय है, कंपनी का मंत्रालय है, MCA का मंत्रालय है, उसके अंतर्गत आपको देखने के लिए मिलता है। और उसी के अंतर्गत आपको क्या है, निगम का, यानी कि वह कंपनी की जो प्रक्रिया जिसके माध्यम से एक सामान्य व्यापारिक विचार सरकार की मान्यता प्राप्त होना चाहिए, एक पूरा जो इकाई हैं उसमें बदला जाता है। यानी कि सीधे सीधे कोई भी ऐसे नहीं कि मुँह उठाया, कंपनी बना दी और काम शुरू कर दिया। इसमें सरकार का पूरा नियंत्रण रहता है। सरकार के जो एक्ट है यानी कंपनी एक्ट 2013 के अंतर्गत सारी चीज़ें चलती है। मिनिस्ट्री ऑफ के अंतर्गत यानी कि MCA के अंतर्गत सारी चीज़ें आपको देखने के लिए मिलेंगी। फिर आता है निर्माण के चरण। पहला चरण क्या है, तैयार और रूपरेखा। भाई तैयार क्या करना है, यानी कि डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट होना चाहिए।
डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट का मतलब ये है कि सभी प्रमाणित जो दस्तावेज हैं, यानी कि ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए आपके डिजिटल सिग्नेचर होने चाहिए। ये नहीं कि जैसे आपने कर दिया, डिजिटल सिग्नेचर का जो आप पैटर्न हो, जब आप पढ़ोगे तब डिजिटल सिग्नेचर भी आपको पता होना चाहिए डिजिटल सिग्नेचर किस तरह से है। ठीक है, फिर डिजिटल सिग्नेचर के बाद आता है डायरेक्ट, जो आपका आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है, यानी कि DIN। ठीक है, हर निर्देशक के लिए एक अद्वितीय पहचान संख्या होती है। जैसे आपका पैन कार्ड है, पैन कार्ड में आपका नंबर बने होते हैं ना, वो यूनिक नंबर है, तो ऐसे ही आपका DIN होता है। ठीक है, जिसमें आपको देखने के लिए मिलता है। अच्छा, आपने पैन की बात सुन ली, PAN सबको पता है, परमानेंट अकाउंट नंबर। अब आता है टैन। ठीक है, टैन क्या है, किसके लिए यूज़ होता है, वो भी आपको पता होना चाहिए। टैन इन्हीं के लिए यूज़ आपको देखने के लिए मिलता है। फिर आता है नाम का, जो नाम है उसकी स्वीकृति। बहुत सी कंपनी में आपने देखा होगा, जैसे आप बड़ी कंपनी ले लीजिए, सैमसंग है, सभी के लिए इम्पोर्टेंट, यानी कि जो भी स्टूडेंट हमारे 4th सेमेस्टर के हैं, 4th सेमेस्टर के स्टूडेंटों के लिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर लाए गए हैं, जिसमें आपको 25 का, 24 का, 23 के और 22 के पेपरों का सॉल्यूशन देखने के लिए मिलेगा। इंग्लिश प्लस हिंदी में आपको फुल सॉल्यूशन देखने के लिए मिलेगा। इसमें 4 साल के पेपर दिए गए हैं, जिसमें आपका कंपनी लॉ, लेबर, एनवायरनमेंट, क्रिमिनल एंड पेनोलॉजी और आपका 4007, यानी कि 5 पेपरों के प्रीवियस ईयर के सॉल्यूशन मिलेंगे 4 साल के, जो कि आपको देखने के लिए मिल रहे हैं स्पेशल ऑफर में मात्र 100 रुपये कीमत रखी, यानी कि एक पेपर की प्राइस है 49 रुपये। सिंगल की जगह आपको सारे पेपर 100 रुपये में दिए जा रहे हैं, जो भी यानी कि एक तरह से हम सारे पेपर को लेके चलें तो 5 पेपर की कीमत बैठती है, यानी कि 5 पेपर की जगह आपको कितने रुपये में मिल रहा है, यानी कि सारे पेपर की जगह आपको 100 रुपये में सारे पेपर देखने के लिए मिल रहे हैं। और पेपर आप कहाँ से ले पाओगे, पेपर या तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, या फिर आप जैसे ही QR कोड को स्कैन करोगे, QR कोड को स्कैन करते ही आपको 100 रुपये की पेमेंट करनी है, और 100 रुपये की पेमेंट करने के बाद जो स्लिप है वो व्हाट्सअप नंबर पर भेज देनी है। विदिन 24 आवर में आपकी जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं, बुक्स हैं, वो आपकी गूगल ड्राइव पर पहुंच जाएंगी। ठीक है बच्चों, तो चलिए शुरू करते हैं अपनी क्लास को। और ये चीज़ है, यानी कि प्रीवियस ईयर को इसलिए लाया गया है कि प्रीवियस ईयर का सॉल्यूशन के लिए बहुत बच्चे परेशान हो रहे थे, कह रहे थे कि 4 साल के, और जो पिछली बार आया था 3rd सेमेस्टर में उसमें हिंदी में था, तो इस बार इंग्लिश और हिंदी दोनों के लिए लाया गया, यानी इंग्लिश वाले बच्चे परेशान थे तो इंग्लिश वाले बच्चों के लिए परेशानी का टाइम ख़त्म हो गया। इंग्लिश और हिंदी दोनों में आपको प्रीवियस ईयर के सॉल्यूशन देखने के लिए मिलेगा। तो जाकर आप सबसे पहले प्रीवियस ईयर के सॉल्यूशन लीजिए, तैयारी करिए, क्योंकि एग्ज़ाम की डेट 27 तारीख के बाद कभी भी आपको देखने के लिए मिल सकते हैं आपके एग्ज़ाम। तो चलिए शुरू करते हैं, हम अपनी क्लास को कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू। नाइका है, और हम टाटा है, और बड़ी कंपनी, जितनी बड़ी कंपनी है उनके आप नाम का यूज़ करो, लोगो का यूज़ करो, वो क्यों आपके ऊपर लीगल केस करवा सकते हैं? क्यों लीगल केस आपको उनसे देखने के लिए मिलेगा? क्यों? क्योंकि उन्होंने अपना MCA पोर्टल पर आवेदन कराया, उसकी शर्तों को कराया, और उनके जो किसी से भी मेल ना खाते हुए नाम को चुना है, किसी से भी मेल ना खाते हुए लोगों को चुना है, किसी भी से भी मेल ना खाते हुए अपना ब्रांड का नाम चुना है। भाई आप मान लो आपका नाम, जैसे मेरा नाम आशीष है, ठीक है, मान लीजिए मैंने अपना नाम रखा, कोई मेरे नाम का यूज़ ना कर दे, इसलिए कहीं ना कहीं इसी तरह से कंपनी होता है कि कंपनी भी अपना नाम यूनिक बनाने के लिए एक सर्टिफिकेशन करती है, कंपनी एक्ट करती है। फिर आपका जैसे MSME के अंतर्गत है, आपका कंपनी का एक्ट है, ट्रेडमार्क है, ट्रेडमार्क के अंतर्गत आपको ट्रेडमार्क करना पड़ता है, लोगो बनाना पड़ता है। ट्रेडमार्क के बारे में जब आप कभी फ्री होंगे, या फिर एक तरह से ये क्लासों से जब हट जाएंगे हम, तो ट्रेडमार्क के बारे में बताऊंगा कि ट्रेडमार्क किस तरह से अप्लाई करते हैं। और ट्रेडमार्क अप्लाई करना कोई ज़्यादा बड़ी चीज़ नहीं है, आप अपने आप आराम से ट्रेडमार्क, जो शॉप एक्ट है वो शॉप का रजिस्ट्रेशन किस तरह से करते हैं,
फूड लाइसेंस किस तरह से लेते हैं, तो वो सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि आप लॉ के फील्ड में हो। फूड लाइसेंस बनाना आना चाहिए, फूड लाइसेंस किस तरह से बनाते हैं, शॉप रजिस्ट्रेशन किस तरह से करते हैं, ठीक है, ये भी आपको आना चाहिए। आपको MSME का रजिस्ट्रेशन आना चाहिए, ठीक है, ये सब चीज़ें आपको पता भी होनी चाहिए, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है भाई, जब हमने MSME का बना लिया या फिर आपने कंपनी का नाम बना लिया, कंपनी का कहीं ना कहीं लोगो बना लिया, तो आप क्या करोगे उसको, अगर मैं आप ही कंपनी है, मैं उसको लोगों को या कंपनी को अपने किसी काम के लिए यूज़ करता हूँ, अब विदाउट आपकी परमिशन, तो क्या कर सकते हो आप, मेरे पे लीगल नोटिस भेज सकते हो। अगर मैं आपसे क्या यानी कि आप मेरी चीज़ों का यूज़ करते हो तो मैं आपसे कर सकता हूँ। तो ये सब चीज़ें इस तरह से काम करती है, यानी कि कोई भी आपका नाम बदनाम ना कर सके, कोई भी आपका नाम यूज़ ना कर सके, और बाहरी दस्तावेज कंपनी और उद्देश्य के आधार पर ही दुनिया से संबंधित जो तय होते हैं वो कंपनी की यानी कि इस तरह से ही चीज़ होते हैं। फिर आते हैं वैधानिक दस्तावेज का ड्राफ्ट। इसमें क्या होता है, इसके यानी कि अतिरिक्त दस्तावेज जो कंपनी के प्रबंधन और अंतर्गत निगमों का निर्धारण करने के काम करते हैं। तो भाई पहले हमने सिग्नेचर बना लिया, फिर आइडेंटिफिकेशन बना लिया, फिर नाम बना लिया, और फिर दस्तावेजों की ड्राफ्टिंग कर लिया। दूसरे चरण में क्या कर रहा है, यानी कि आवेदन और फाइलिंग करेगी, यानी कि एप्लीकेशन की फाइलिंग करेगी। जो अभी मैं बता रहा था वही आपकी पहचान, यानी कि पहचान पर प्रमाण बनाया गया, यानी कि आधार और आपका पैन, ठीक है। अच्छा, जो कंपनी का बनता है, यानी कि कंपनी का पैन बनता है, टैन बनता है, ये कमेंट सेक्शन में बताइए, यानी कि पैन बनता है कंपनी का या टैन बनता है, कंपनी का पैन बनता है या टैन बनता है, ये आपको पता होना चाहिए, बताइए। ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूँ मैं, ये क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए, कंपनी लॉ आप पढ़ रहे हो, ठीक है। फिर पते का प्रमाण पत्र, ठीक है, निर्देशकों के फोटो, ठीक है, रजिस्टर ऑफिस का प्रमाण पत्र, ये सारी चीज़ें आपको देखने के लिए मिलेगी। यानी कि आवश्यक दस्तावेजों का संतुलन होना चाहिए, कंपनी का नाम, रजिस्टर ऑफिस का विवरण, निर्देशकों की जानकारी, पंजीकरण, और अगर आप यानी कि कंपनी जब भी बनती है वो अभी भी अपनी जगह पे बहुत ही कम हो गई कि कंपनी बनाई जाती है। क्यों? क्योंकि उसका टैक्स का रीज़न होता है, ठीक है। जब आप कंपनी यानी कि आगे कॉरपोरेट में या फिर इस तरह जाओगे लॉ के फील्ड में, तो कभी भी ये देखोगे कि जितनी भी कंपनी है वो उनकी खुद की जगह है ही नहीं, उन्होंने 20 साल 50 साल की लीज पे ली हुई है। क्यों? सिंपल एक रीज़न है, सिंपल रीज़न क्या है, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। अब ये कहोगे कि इससे क्या फ़ायदा होता है, भाई अपनी जगह खरीद लो, उस पर क्या है कुछ भी कर लो। मैं सिंपल सा आपको एक, अगर थोड़ा सा हम वेट करें तो एक चीज़ समझिए, आपके घर की कीमत है, यानी कि आपके घर की कीमत, आपने एक घर लिया, मैक्सिमम मान के चलते हैं 100 गज का आपने घर ले लिया, वो बना टोटल आपका 75 लाख में बना, हम 75 लाख की बात मान के चले हैं, ठीक है, 75 लाख में आज के टाइम पर, और उसमें आपने क्या बनाया, 3 BHK बना लिया, 3 BHK के आपने पूरा का पूरा बना लिया, ठीक है, जगह वगह लेके सब कुछ अपने हिसाब से बना लिया। 75 लाख मैं कम ही बता रहा हूँ आज के टाइम पे, ठीक है। अब आप वही, बहुत से हमारे दोस्त भी हैं या फिर उस चीज़ को फॉलो भी कर रहे हैं लोग बाग, 10,000 रुपये, या हमने मैक्सिमम मान लिया अच्छी जगह 15,000 रुपये महीना के हिसाब से एक फ्लैट ले लिया, वही सब कंडीशन, ठीक है, सब चीज़ें मिल रही, एक फ्लोर ले लिया, ले लिया। अब इसमें क्या हो रहा है, आपको ना यहाँ पर क्या है, ना मेंटेनेंस की ज़रूरत, ना पुताई की ज़रूरत, ना किसी चीज़ की ज़रूरत, ये आपको 15,000 रुपये देने हैं, टेंशन फ्री रहना है। अब 15 को मैं क्या 12 से, यानी कि या 10 से भी इंटू कर लें, अगर 12 से भी इंटू कर लें, 1,50,000 प्लस 15 यानी कि 1,80,000, ठीक है। 1,80,000 को हम कितने, यानी कि 10 साल भी मान लें तो कितने हो गए, 1,80,000 को 10 से कर दें इंटू, तो 18 लाख रुपए हो गए, ठीक है, 18 लाख रुपए हो गए। 18 लाख को क्या कर दो और 10 साल के लिए कर दो, 18 और 18 36, और 10 साल के लिए कर दो
और कितने हो गए। तो इस तरह से कैलकुलेशन करके देख लो भाई। और मैक्सिमम आज के टाइम पे एक घर को की लाइफ 10 साल है, क्योंकि भाई ईंट इस तरह की है, चूना इस तरह का है, पत्थर इस तरह का है। 10 साल बाद फिर आपको क्या है, मान लो 20 साल बाद आपको फिर तोड़ के दोबारा बनाना पड़ेगा, फिर नई जगह रह लो। तो ये कॉन्सेप्ट आज के टाइम पे दिल्ली एनसीआर में यूज़ हो रहा है, इस चीज़ का आपको पता होना चाहिए। और यही कॉन्सेप्ट क्या करती है, जब भी निगम अपनी कंपनी बनाती है, जब भी निगम की बात होती है, तो वो इस तरह से काम करती है। ठीक है, यानी कि ये सब चीज़ें इस तरह से चलती आती हैं। ठीक है, फिर आता है यानी कि सरकार का शुल्क का भुगतान, यानी कि इस तरह से आपको देखने के लिए मिलेगा। निर्धारित कंपनी की फीस, स्टाम्प ड्यूटी और ऑनलाइन पोर्टल का माध्यम से उसका भुगतान आपको करने के लिए बताया जाएगा। लास्ट आता है चरण 3। चरण 3 में क्या होगा, अंतिम स्वीकृति होगी, यानी कि वेरिफिकेशन होगा। वेरिफिकेशन में क्या होगा, आपका ROS यानी कि रजिस्ट्रार के पास वो कंपनीज का द्वारा जमा किए गए सभी फॉर्म, दस्तावेज, कानूनी आवश्यकता, साक्ष्य की जानकारी, कंपनी रजिस्टर है कि नहीं, कंपनी वहाँ है कि नहीं। बहुत सारी आपने देखा होगा कंपनी क्या है, कागज़ों में है पर वहाँ पे प्रेजेंट ही नहीं है। तो ये सब चीज़ें क्या कर रहे हैं, यानी कि वेरिफिकेशन होगा। वेरिफिकेशन होने के बाद एक प्रमाण पत्र जारी करा जाएगा, यानी कि प्रमाण पत्र का जारी होना। दस्तावेजों का सही पाए जाने पर ROC द्वारा सर्टिफिकेट ऑफ, यानी कि सर्टिफिकेट, निगम का सर्टिफिकेट जारी करा गया है। ये कंपनी यानी कि कानूनी अस्तित्व में आ गई है और इसका अंत और जो उसका प्रमाण पत्र है वो उसके हिसाब से तय होगा। ठीक है, Day 1 में यानी कि सबसे पहली बात आती है। ठीक है, अब क्या करना है, यानी कि आप कंपनी तैयार होगी। कंपनी तैयार होने के बाद आपको व्यापार शुरू करने के लिए कदम अनिवार्य क्या है भाई, पैन और टैन की बात आ गई, यानी कि जो कंपनी का जो टैक्स का, यानी टैक्स दे रही है, उसके लिए कंपनी क्या करेगी, टैन और पैन की बात आपको देखने के लिए मिलेगी। आपको क्या करना है, एक करंट अकाउंट खुलवाना है, यानी कॉर्पोरेट जो बैंक खाते हैं वो खुलवाना है, जिसे MOA और AOA के आधार पर कंपनी के नाम पर चालू खाता खोला जाएगा। ठीक है, फिर आपका GST पंजीकरण होगा। यदि व्यवसाय की प्रकृति जो है GST के अंतर्गत है तो GST बनाई जाएगी, GST का रजिस्ट्रेशन लिया जाएगा। फिर आपका क्या है, रजिस्टर ऑफिस में सदस्यों, निर्देशकों, शेयरों, वैधानिक रिकॉर्ड स्थापित करे जाएंगे। ठीक है, लास्ट में हम अगर इसके निष्कर्ष की बात लेके चलें तो निष्कर्ष क्या है, निष्कर्ष एक विचारिक और संस्था जो गत स्वरूप के रूप में हम किसी भी कंपनी को बनाने के लिए, किसी भी कंपनी को लेके चलने के लिए सबसे पहली बात आती है, आपको कंपनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत सारी चीज़ों को मानना पड़ेगा। ये क्या है, यानी कि असंगठित विचार है। भाई मान लीजिए आप 4 मेंबर हो, चारों ने कह दिया कि जी मैं खाने का बिज़नेस खोलूँगा, मैं इसका बिज़नेस खोलूँगा, मैं इसका बिज़नेस खोलूँगा, इसका बिज़नेस खोलूँगा। भाई बिज़नेस खोलने का आइडिया आना सबके मन में स्वाभाविक है, पर बिज़नेस के आइडिया को कंपनी अधिनियम के तहत कंपनी बनाना, यानी कि स्वतंत्र कंपनी की इकाई के रूप में बनाना एक मुश्किल और टेढ़ी खीर तब तक मानी जाती है जब तक आप पूरी तरह से कंपनी का स्वरूप, कंपनी को रजिस्टर न करा लो, कंपनी के सारे जो चीज़ें हैं, डॉक्यूमेंटेशन है, कंपनी एक्ट के अंदर का सर्टिफिकेशन न ले लो। ये सारी चीज़ें आपको देखने के लिए मिलती हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। भाई कंपनी, जब भी आप इस क्वेश्चन को लिखोगे कि कंपनी के बारे में आपको बताना है, ठीक है, तो कंपनी में सबसे पहला आपसे पूछा जाता है कंपनी क्या है, यानी कंपनी से आपका क्या अभिप्राय है। ठीक है, कंपनी से क्या अभिप्राय है। तो कंपनी क्या होती है, कंपनी व्यक्तियों का एक ऐसा संगठन है जो किसी भी सामान्य उद्देश्य के लिए संगठित हुए हैं। क्या हुए हैं, संगठित हुए हैं। ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। कंपनी की परिभाषा में आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है, यानी व्यक्तियों का ऐसा समूह जिसे दूसरी 2 परिभाषा भी लिखवा देता हूँ मैं, क्योंकि इसमें परिभाषा मैंने ऐड नहीं करी शायद से, एक बार चेक कर लेता हूँ। ये सिर्फ इसमें दिया है संगठन के बारे में, तो ये लिख लीजिए कि जब कंपनी की सबसे पहले लिखनी है आपको, शुरुआत में कंपनी का इंट्रोडक्शन देना है, यानी कि इस क्वेश्चन का इंट्रोडक्शन देना है।
फिर आपका बताना है कि कंपनी से आपका क्या अभिप्राय है। कंपनी से क्या अभिप्राय है, दोनों दो डेफिनेशन लिखवा देता हूँ। यानी कंपनी व्यक्ति के, लिखिए, कंपनी व्यक्तियों का एक ऐसा संगठन है जो किसी सामान्य उद्देश्य के लिए संगठित हुए होते हैं। ठीक है, दूसरी डेफिनेशन लिख लीजिए, व्यक्तियों का ऐसा संगठन जिसके निगम का उद्देश्य किसी व्यापारिक उद्यम को संगठित योगदान से बढ़ावा देना होता है। ठीक है, और धीरे बोलूं, लिखिए, दोबारा लिख लीजिए, व्यक्तियों का ऐसा संगठन जिसके निगम का उद्देश्य किसी व्यापारिक उद्यम को संगठित योगदान से बढ़ावा देना होता है। दूसरी डेफिनेशन लिख लीजिए जो बताई थी मैंने, कंपनी व्यक्तियों का एक ऐसा संघ है जो किसी सामान्य उद्देश्य के लिए संगठित हुए हैं। ठीक है, हुए हैं या हुए होते हैं। ठीक है, दोनों चीज़ें लिख ली। फिर ये सारी चीज़ें आपको चरण याद कर लेने हैं कि भाई कंपनी के वैधानिक नियम कैसे रखी गई, व्यक्तियों का संगठन बना, उद्देश्य बना, कंपनी के अधिनियम के अंतर्गत ये चीज़ आई, धारा 2 के अंतर्गत परिभाषा दी गई है, कंपनी वह है जो सभी यानी कि इस अधिनियम के अंतर्गत जो निगम है हो और पूर्वतः कंपनी का कानून असंगठित यानी कि जो कंपनी के कानून है उसे गठित करा जाता है। ठीक है, फिर इसका प्रमाण यानी कि इसकी चीज़ें आती हैं। संरचना में क्या है उसका, भाई शेयर होने चाहिए, अस्तित्व में आना चाहिए, प्रतिकार होना चाहिए, हस्तांतरण होना चाहिए, सीमित दायित्व होना चाहिए, और उसके जो मोहर की बात आती है। फिर आता है दायित्व, सीमित दायित्व, असीमित दायित्व, प्राइवेट लिमिटेड, पब्लिक लिमिटेड और OPC। ठीक है, ये आपका पता होना चाहिए। हैंडलिंग और सब्स्टिट्यूट कंपनी आपको पता होना चाहिए। फिर आता है पंजीकरण की रणनीति। पंजीकरण की रणनीति और लाभ उसके क्या है, भाई पहचान होनी चाहिए, सीमित जोखिम होना चाहिए, पूंजी को जुटाने के लिए होना चाहिए, व्यवसाय को विश्वसनीयता के लिए कंपनी हम बनाते हैं। फिर आपका आता है MCA और के अंतर्गत आपको क्या होना चाहिए, कंपनी का क्या है, कोई भी कंपनी ऐसी नहीं मुँह उठा के कोई भी व्यक्ति नहीं खोल लेगा, उसका रजिस्टर होना चाहिए पूरा का पूरा, उसके मंत्र यानी कि मंत्रालय में पंजीकृत होना चाहिए, कंपनी का पता होना चाहिए कहाँ है, किस तरह से, कहाँ उसका ऑफिस है, कहाँ, ये सारी चीज़ें आपको देखने के लिए मिलेंगी। फिर आता है चरण में क्या है, पहले डिजिटल सिग्नेचर बनाना, फिर आइडेंटिफिकेशन बनाने, फिर MCA करना, उसका MCA के बाद वैधानिक दस्तावेज की ड्राफ्टिंग करनी है। फिर आ जाता है आवेदक की फाइलिंग बनाना, यानी कंपनी का नाम आ गया, रजिस्टर ऑफिस आ गया, विवरण आ गया, निर्देश आ गया, पंजीकरण आ गया। फिर इसका यानी पहचान पता, प्रमाण पत्र, निर्देश, रजिस्टर्ड ऑफिस के प्रमाण, तो ये सब चीज़ें आ गई। फिर हमें क्या करनी है, फीस देनी है, फीस दे के उसको रजिस्टर करा लेना। तीसरे चरण में हमारा क्या है, प्रमाण पत्र बना गया, यानी कि आपका ROC द्वारा हो गई, जांच हो गई, यानी कि रजिस्ट्रार के ऑफिस से जांच हो गई, रजिस्ट्रार और कंपनी के द्वारा जांच हुई, फॉर्म की, दस्तावेजों की, कानूनी आवश्यकताओं की जांच होने के बाद हमने प्रमाण पत्र बना लिया। प्रमाण पत्र बन गया तो प्रमाण पत्र हम क्या बन गए, यानी कि विधिक व्यक्ति बन गए। विधिक व्यक्ति के द्वारा क्या करना है, Day 1 में हमें क्या करना है, निगम के तुरंत बाद ही आवश्यक कार्य करने, भाई पैन या 10 की बात आती है, और अकाउंट खुलवाना है, GST लेना है, GST के बाद रजिस्टर ऑफिस में सदस्यों, निर्देशकों, और यानी कि रजिस्टर में क्या करना है, हमें रजिस्टर्ड में जो आपके सदस्य हैं, निर्देशक हैं, शेयरों का वैधानिक रिकॉर्ड स्थापित करना है। ठीक है, फिर आप क्या है, यानी कि सारी चीज़ें इस तरह से देखने के लिए मिलेगी। ठीक है, तो ये थी आपकी निगम की बात, निगम का क्वेश्चन था। जो क्लास है वो इस तरह से, यानी कि आपको समझ में अगर नहीं आ रही है, देखो ये थ्योरी के हिसाब से मैंने क्लास के हिसाब से समझा दिया। जब हम अभी कुछ टाइम में वो भी क्लास शुरू करने वाले हैं जो पेपर में आपके क्वेश्चन आए हैं, यानी कि पेपर में 2025 में जो क्वेश्चन आए हैं, 2024 में जो क्वेश्चन आए हैं, 2023 में जो क्वेश्चन आए हैं, एक एक क्वेश्चन करके, एक एक क्वेश्चन को लेके ब्रीफ में आपको समझा दिया जाएगा। इससे क्या होगा, क्लास भी समझ जाओगे और पेपर में जो आ रहा है उसे भी समझ जाओगे। ठीक है, चलिए, आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से शेयर करें। थैंक यू।